मैं अपने बूढ़े बाप के साथ घर में अकेली रहती थी। एक रोज रात को घर का दरवाजा बंद करने गई तो दरवाजे के पीछे एक लड़का बैठा रो रहा था। मैंने उसे रोने की वजह पूछी तो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मैं उसे अपने कमरे में ले आई। सुबह के वक्त मैंने उसे खाना खिलाया और मैंने उसे कहा कि तुम अब अपने घर चले जाओ, क्योंकि अगर मेरे पिताजी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मैं बहुत खुश हुआ और चला गया। कुछ देर बाद जब मैं सोने के लिए अपने चारपाई पर लेटी, अचानक मेरी नज़र उस लड़के की एक चीज पर पड़ी। मैंने उसे गौर से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि वह तो मेरी। आज मेरे पति भाई को डांटे हुए कह रहे थे कि तुम अपनी आवारा करती हो, सब कुछ छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन जवान हो चुकी है, अब उसकी शादी की उम्र होने वाली है और तुम हो कि अपने दोस्तों के साथ घूमते फिर रही हो। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें घूमते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से तुम लोगों के साथ मेरे दुकान में चलकर मेरा हाथ बटाओगी। मेरी इंतजार इतने हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं तुम्हें सारा दिन मेहनत मजबूरी करके तुम लोगों का पेट पाल सकूं। अब तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेरे पिताजी ने मेरे भाई को हक में सुनाकर चले गए थे। मेरा भाई मुझे 5 साल बड़े थे, लेकिन मेरे भाई मेरे साथ इस कदर पेश आते थे कि ऐसा लगता था कि उनसे बड़ी हूँ। जब से मेरी माँ का देहांत हुआ है तब से मेरी आज तक मेरे पिताजी ने हम बहन भाइयों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि हम लोगों इतने बड़े हो चुके हैं। मैं तो घर की सारी कामकाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। मेरे पति और मेरा भाई मुझे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे भाई का धीरे धीरे रवैया बहुत बड़ा होता जा रहा था। एक दिन मैंने भाई से कहा कि भैया, अगर मैं सड़क पर चलती फिरूं तो कुछ लड़के मुझसे बदतमीजी करे, मुझे छेड़ते चले तो क्या आपको यह सब चीज़ अच्छा लगेगा? आपको बर्दाश्त होगा? मेरे भाई ने नहीं में सिर हिला दिया। फिर मैं भाई से कहा कि फिर आप क्यों नहीं पिताजी का बात मान लें और दुकान को संभाल लें और पिताजी को अब आराम करने के वक्त दे दें। अब तो पिताजी भी दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, कम से कम इस बुढ़ापे में तो उन्हें आराम की ज़रूरत होगी। तो फिर आप क्यों नहीं यह सारा काम संभाल ले रहे हैं ताकि अब पिताजी आराम करें? अब से मैं ख्याल रखूँगा। कल से मैं पिता की दुकान पर भी जाऊँगा। और मैं घर के कामकाज करने लगी। तभी भाई घर से बाहर निकल गए। अभी 1 घंटे गुजरे होने के गली में शोर टूटने लगा कि तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। सबको बुरी आवाज़ जो मेरे कानों पर पड़ी कि मैं देखो देखो यह तो मर गया है। मेरा दिल टूट सा गया था कि ना जाने कौन मर गया था। तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं रोते हुए कमरे में चली गई और बोली, पिताजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब तो आपके आराम करने के समय आए थे और भाई भी काम करने के लिए हमें भर लिया था, लेकिन हमें क्या पता था कि मेरे सर पर आसमान टूटकर गिरने वाला है और मेरे सामने एक ऐसी नज़र आने वाला है जो मेरे बर्दाश्त से बाहर होगा। जैसे ही मेरी नज़र उस मरे हुए इंसान पर गए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो मेरे जवान भाई मरा पड़ा हुआ था, जबकि मैं तो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मेरे सामने मेरे भाई की लाश देखकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं अपने भाई के पास से आई थी। फिर अचानक यह सब कैसे हो गया? क्या घर के आसपास के पड़ोसियों ने मेरे पिताजी को कंधे का सहारा देकर घर पर लेकर आए थे? मेरे पिताजी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब हम दोनों के बीच मेरा भाई हमें छोड़कर चला जा चुका था। हमारे घर में जैसे कोहराम मच गया था। मेरे पिताजी हर रोज चुपचाप रोते रहते थे और मैं भी चुप चुप कर रोती रहती थी कि मेरे पिताजी रोता हुआ ना देख ले, लेकिन मैं ही थी जो अपने पिताजी को संभाल रही थी। अगर मुझे भी रोता हुआ देख लेते तो खुद और भी ज़्यादा बेसहारा समझते, इसलिए मैं बड़ी हिम्मत करके अपने पिताजी के सामने पेश आती थी ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं भी अंदर से टूट चुकी हूँ। जब मेरे पति का देहांत हुआ था तब से लेकर पिताजी एक बड़े सदमे में जा चुके थे। एक दिन मेरे पिताजी के पास आए और कहने लगे कि बेटा तुम्हें तो पता है ना, जब से जवान बेटे को खो दिया है तब से मेरे दिन ब दिन भी लटकता जा रहा है। मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं बची मैं कुछ कर पाऊँ। ऐसा लगता है जैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊँगा।
अपने पति के मुंह से पिता के मुंह से ऐसे बातें सुनकर मैं चीख कर रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी आप आपके अलावा मेरा है ही कौन। कम से कम आप तो अपने मुंह से ऐसी बात ना करें। मेरे पिताजी कहने लगे कि बेटा मैं तो यही चाहता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे जीते जी तेरा भी घर बस जाए और तुझे विदा करके अपने ससुराल भेज दूँ। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने पिताजी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी कि पिताजी के मैं आपके इस मुश्किल वक्त में कहीं नहीं छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मेरे पिताजी मुझे समझाते हुए कहने लगे कि बेटा जिस दिन मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल गया तो मैं उसी दिन तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर दूंगा। अब मेरे पिताजी मेरे रिश्ता तलाशना शुरू कर दिए थे और मैं अपने भाई के गम में चुपचाप कर रोती रहती थी। लेकिन अच्छा रिश्ता मिलना कोई आसान बात नहीं होता। मेरे पिताजी न जाने कई महीनों से मेरे लिए रिश्ता तलाश रहे थे, लेकिन कोई भी आज तक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाया था। कहीं भी मैं रिश्ता लगता तो सबसे पहले लोग यही कहते कि इसके घर का जवान भाई मर चुका है और बाप भी बूढ़ा है, दहेज में क्या भला देंगे। इस वजह से यही थी कि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। यह तो जवान भाई का गम और दूसरे लोगों का यह तो ताना सुन सुनकर मेरे कानों के पर्दे पड़ चुके थे। एक दिन मैं खाना बनाकर बरामदे में बैठी थी और मेरे पिताजी तो बीमार रहते थे, तो एक कमरे में ही लेटे रहते थे और आज दवा खाकर गहरी नींद में जा चुके थे और मेरी नींद तो मानो कोसों दूर थे। इसलिए मैं बैठे बैठे अपने भाई को सोच रही थी। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाला था। सोचते सोचते आधी रात गुजर गई। अचानक मुझे याद आया कि मैं घर का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई और दरवाज़ा बंद करने चली गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो एक लड़का हमारे घर के दरवाजे से पीछे से बैठ कर रो रहा था। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इससे पहले कि मैं चेक कर सब कोई इकट्ठा कर ले, उससे पहले ही मेरा पैर पकड़कर गिरने लगा और कहने लगा कि प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। वह लड़का भी मेरे भाई का उम्र का था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे मानो वही मेरा भाई है। उसकी बातों ने मुझे कुछ भी सोचने समझने का समय नहीं दिया और मैं उसे अपने कमरे में ले गई और उस लड़के से कह दिया कि तुम इस कमरे में आराम से रह सकते हो। यह बात कहकर मैं अपने कमरे से बाहर जाने लगी। पीछे से आवाज़ आई, आपको पता है ना कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है और पुलिस अच्छे इंसान के पीछे नहीं लगती, तो फिर आप हमें अपने घर में फना कैसे दे सकती हैं। उसका यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं बोली मेरा एक भाई था, कोई गलती ना लेता तो मुझसे यूं ही मदद मांगता था। मुझसे मदद मांगी तो सोचा क्या पता तुम्हारी मदद करने से मेरे भाई की आत्मा को खुशी का लड़का सच में सोच में पड़ गया। और वह लड़का कहने लगा कि मुझे आपके भाई का सुनकर बहुत दुख है। मेरा नाम रेहान है। मैं कोशिश करूँगा इस कदर मुमकिन हो सके मैं आपकी मदद करूँगा। उसके बाद सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई और सो गई। हमारे घर में 2 ही कमरे थे, एक में पिताजी सो रहे थे और दूसरे में मैंने उस लड़के को बना दी थी। अब मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि एक अनजान लड़के को अपने घर में रहने की जगह दे दी। और हैरत की बात तो यह थी कि मुझे किस्म का कोई कॉपी महसूस नहीं हो रहा था। फलज में जल्दी से नाश्ता बनाया और उस्मान के पास चली गई। वह भी जाग रहा था। वह नाश्ता देखकर बेहद हैरान हुआ। मैं बोला कि पिताजी तुम चुपके से चले जाओ, कायमात आ जाएगी। उसने जल्दी से नाश्ता किया और मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद रेहान के बारे में सोचने लगी कि न जाने वह बेचारा कौन था और उसकी क्या मजबूरी थी। फ्री फायर के घर के कामों में महसूस हो गई। जैसे ही रात हुई मुझे रेहान का ख्याल आया था। थोड़ी देर बाद मुझे किसी की दीवार के कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जल्दी से बाहर निकली तो सामने रेहान खड़ा था। उसे मेरे सामने फिर से हाथ जोड़ दिए और बोला आज की रात भी मुझे बना दे दो। मैंने आज की रात भी उसे अपने कमरे में बना दे दी। जब मैं जाने लगी तो वह बोला आपको मेरे अपने भाई की याद आती है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं बोली कि भाई की बात यह सब कुछ उजड़ गया है, दुकान बंद हो गई है, घर के खाने के लाले पड़ गए हैं, भाई नहीं है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। रेहान बोला तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
जैसे आपने मुश्किल में मेरा साथ दिया है। आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया तो मेरा नाम सीमा है। इतना कहकर मैं वहाँ पर रुकी ही नहीं। भाई की मौत के बाद में हर वक्त बहुत ज़्यादा डरा करती थी। अगर आप 2 रातों से मुझे कोई डर नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मेरे पास मेरे लिए भाई ने किसी को भेज दिया हो। मैं बाहर लेट गई थी, मगर मेरी आंखों के सामने बार बार रेहान का चेहरा आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। उसका एहसास मुझे अच्छा लगा था। सुबह उसे नाश्ता करवाया। वह घर के बाहर निकाल दिया गया। पिताजी उठे तो चक्कर कर ज़मीन पर गिर गए। उनकी हालात बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमें किसी मजबूर सहारे की ज़रूरत थी। मैं भगवान से रो रो कर फरियाद कर रही थी, क्यों किसी की हमारी मुसीबत घड़ी में साथ देने के लिए भेज दिए। मैं पिताजी की देखभाल करती रही। दिन के 10 बजे हमारे घर के गेट पर दस्तक हुई। मैंने पिताजी से मना किया कि आप बाहर मत जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। लेकिन पिताजी निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वह लौटे तो उनके साथ रेहान को देखकर मैं तो बहुत हैरान रह गई थी। पिताजी मेरी तरफ देखकर बोले, सीमा, यह लड़का तुम्हारे भाई का दोस्त है, इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। मैं जल्दी से चाय बनाने के लिए निकल गई। जब मैं लौटकर वापस आई तो रेहान से सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। मेरे पिताजी बोले कि मैं तो अपने बेटे के मुंह से तुम्हारा नाम कभी भी नहीं सुना। रेहान मुस्कुराकर बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं और आपके बेटे बहुत गहरे दोस्त नहीं थे। हमारी दोस्ती हुई थी, बहुत अच्छा था। हम मिलकर कोई काम करने का सोच रहे थे, फिर अचानक उसकी मौत हो गई। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। रेहान बोला, अंकल, आप सर पर हाथ रख देंगे तो लगेगा कि आपका पिता मुझे मिल गया है। मेरे पिताजी ने रेहान के ऊपर अपना हाथ रख दिया। रेहान मेरे पिताजी को अपने साथ जबरदस्ती अस्पताल लेकर चले गए। अस्पताल से जब लौटे तो पिताजी के हालात में थोड़ी बहुत सुधार आने लगी थी। रेहान ने तो पता नहीं क्या था, जो मेरे पिताजी पर जादू कर दिया था कि मेरे पिताजी दुकान की चाबी भी रेहान के हाथ में पकड़ा दिए थे। और शाम को रेहान ने चाबी और कुछ पैसे पकड़कर अपने घर चला गया। और उसके जाने के बाद मेरा दिल भी घबरा गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज रात को रेहान नहीं आएगा, मगर वह रात के उसी वक्त आ गया था। मैं उसे देखकर जल्दी से बोली, रेहान, आप मेरे दोस्त के भाई थे, मगर आपको कहीं जिक्र नहीं किया। रेहान चंद लम्हों के लिए चुप कर गया था। फिर बोला, नहीं सीमा, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त नहीं था, तुम्हारे मुंह से सुना था। दरअसल बात यह है कि मैंने उसके वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तभी तुम्हारे पिताजी के पास झूठ बोल दिया। मुझे आज रेहान आपकी वजह से तुम कह रहा था। कहने लगा। सारा दिन वह दुकान पर बैठा रहा। शाम में जब चाबी देने आया तो पिताजी ने उसे खाने पर रोक लिया और हिसाब किताब करके रेहान के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। साथ में कह रहे थे कि तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम यहाँ कुछ पैसे रख लो। मैं जानता हूँ कि आप सीमा की शादी के लिए फ़िक्रमंद हैं, मगर मैं कहूँ कि मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ तो आप क्या जवाब होगा। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पिताजी कहने लगे कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पिताजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं भागकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रेहान और मेरी शादी हो गई। मैं भी शादी में बहुत खुश थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने खुद अपना कमरा सजाया था। रेहान बहुत अच्छे पति साबित हुए थे। पिताजी का बहुत ख्याल रखा करते थे। मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करा करते थे, जैसे कि मैं उसकी मोहब्बत हूँ। मैं उसकी संगत में इतनी खुश थी कि भाई की जुदाई का गम भी बढ़ते चला गया। बेफिक्र रहने लगे थे। उसी दिनों में मुझे औलाद की खुशखबरी मिली। मेरे तो कदम ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। मैं तो उन्हें दिनों में मेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए थे। एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हुई। रेहान मेरे पिताजी को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इनका तो दम रास्ते में निकल गया। मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए मुझे समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब मेरे पति रेहान कहने लगे कि अब हम अपने घर चलते हैं। मैं भी खुशी से कह दिया
कि ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था कि रेहान के घर जाने के बाद मेरे साथ क्या कुछ होने वाला था, या मेरी खुशियों में आग लगने वाली थी। जैसे ही मैं रेहान के घर गई और घर को देखकर मुझे झटका लगा। वह घर तो किसी महल से कम नहीं था। रेहान भी रात को मुझे बहुत देर तक बातें करते रहती। मुझे अपने पैरों में थकान नहीं था। मैं रेहान का जल्दी से बिस्तर को ठीक करने लगी थी। मेरी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी थी जो रेहान का ही था। मैंने उसके खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पीछे मेरी ही तस्वीर थी और वह तस्वीर मुझसे छुप कर खींची हुई थी। मैं कहीं बाजार से कुछ खरीद रही होती तो कभी बस में सफ़र कर रही होती थी। मैं सोचने लगी कि क्योंकि वह तो मेरी 2 साल पहले ही थी। रेहान मुझसे छुप कर यह तस्वीर बनाई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं कमरे से बाहर निकली तो बगल में एक कमरा और बना हुआ था और मैं इस कमरे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस कमरे में तो ताला लगा हुआ था। मैं चाबी ढूंढने लगी और बहुत ही कोशिश के बाद मुझे वह चाबी मिली। जैसे ही मैंने उस ताले को खोला तो मेरे पैरों तले कदमों की ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरे भाई के कपड़े पड़े हुए थे और मैं एक ही नज़र में अपने भाई के कपड़े को पहचान ली थी। मैं फ़ौरन अपने भाई के कपड़े को अपने गले से लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। मैं रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। अचानक से रेहान कमरे में दाखिल हो गया और घबराता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि सीमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं उसे चीख चीख कर पूछने लगी कि तुम पहले यह बताओ कि मेरे भाई के कपड़े यहाँ पर क्या कर रही है? आखिर मेरे भाई और तुमसे क्या ताल्लुक था? रेहान मेरी बात सुनकर कहने लगा कि तुम क्या कह रही हो, यह तो मेरा कपड़ा है। मैं आगे बढ़ी और रेहान के हाथ अपने सर पर रखते हुए कहने लगी कि तुम्हें मेरी और मेरे बच्चों की कसम, तुम मुझे सच सच बता दो, आखिर क्या बात है? रेहान मेरा हाथ हटाते हुए बेड पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह बोला, सीमा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक दिन तुम्हें बाजार में चूड़ियाँ खरीदते हुए देखा था। बस उसी दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं सोच लिया था कि हर हाल में तुम्हें पाकर ही रहूँगा, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं इसलिए इश्क में दीवाना होता चला गया था। मैं एक बहुत बड़े रईस की इकलौती औलाद हूँ। आज तक मैं जिस चीज़ का हाथ रखता था वह चीज़ मुझे मिलती थी। यह कैसे हो सकता था कि मैं अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत से 10 सरदार हो जाता? इसलिए मैंने तुम्हारे भाई के साथ दोस्ती कर ली और कुछ दोस्तों के साथ तुम्हारे भाई को साला कह दिया था। इसी बात पर तुम्हारा भाई मुझसे नाराज़ हो गया। मैं बहुत कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन उसने बात ना मानी। और फिर एक दिन मैंने तुम्हारे भाई को बता दिया कि तुम्हारे बहन से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। लेकिन तुम्हारे भाई ने तो कहने लगा कि मैं तुम मेरे आगे भीख भी मांगोगे तो भी अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करूँगा। मैंने उसे बहुत बार समझाया, मगर उसने एक जिद बांधी थी। फिर इसी बात पर एक रोज़ हमारा झगड़ा हो गया। मैंने उसे धक्का दिया तो वह सड़क पर जा गिरा और उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गया और तुम्हारे भाई इस वक्त देहांत हो गया। मेरी नीयत उसे मारने की नहीं थी, बस यह अचानक हो गया था। अगर उसके किसी दोस्त ने मुझे धक्का देते हुए देख लिया था, उसने मेरे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। मैंने 45 ही उसे मारा था। पुलिस मेरी तलाश में थी, मगर मेरा आप बहुत अशोक वाला आदमी था, इसलिए पुलिस वाले छापे मारने से पहले ही मुझे खबरदार कर दिया करते थे। उन रातों में मैं तुम्हारे घर आने लगा। जाहिर सी बात है, तुम्हारे घर में छापा नहीं पड़ता। तुमने मुझे बना दे दी। अगर मुझे पुलिस पकड़ लेती भी तो मुझे सज़ा ना दे सकती थी। मैं फुट फुट कर रोने लगी थी, खुद को कोसने लगी थी। और रेहान मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि प्लीज़ तुम अपने आप को ना कोसो। देखो, मेरी नीयत उसे मारने की नहीं थी। कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं भगवान हमें औलाद भी नहीं देने वाला है। मैं तुम्हारा बुखार कुछ भी नहीं हूँ। तब मैं उसे माँ से बोली कि मुझे कुछ वक्त तन्हाई में गुजरना है, तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकल जाओ। वह जाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि मैं खुद को नुकसान ना पहुंचा दूं, लेकिन मैंने उस कमरे से निकाल दिया था। मेरे भाई का कातिल मेरा पति बन चुका था। एक कातिल मेरे बच्चे का बाप बनने वाला था। मैं चाहती थी कि उस सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊं। पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
इसलिए मैंने एक दिन फैसला कर लिया था। इसलिए मैं अगले रोज़ एक आदमी के पास अपना मसला लेकर गई। उन्हें सारी बात बताकर कहा कि अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। लेकिन उसने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा, अब तुम्हारे भाई को केवल धक्का ही दिया था, लेकिन उसकी मौत को गाड़ी से टक्कर होने की वजह से हुई थी। तुम्हारे पति को उसके मारने का इरादा नहीं था और तुम्हारा पति तुमसे माफ़ी भी तो मांग रहा है। बेहतर यही है कि तुम अपने पति को माफ़ कर दो और यह सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। माफ़ करने वाला इंसान बहुत सख्त दिल का होता है। मैंने उस आदमी की बात सुनकर मेरे दिल पिघल गया। मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और जैसे ही घर से बाहर निकली उसी तरीके से अपने घर में वापस आ गई। रात के जब रेहान घर पर आए तो मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हारे भाई को जानबूझकर नहीं धक्का दिया था। मुझे तुम्हारे भाई को मारने का कोई इरादा ना था। मुझे भी अपना दिल साफ करके अपने पति को अपनाने का फैसला कर लिया। अब मैं और रेहान अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। धन्यवाद दोस्तों।